माय चैनल स्टूडेंट्स। आज न्यू टॉपिक के साथ फिर से मिलने आई हूँ। यह है चैप्टर 4 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, साइंस 1 स्टैंडर्ड 10। फर्स्ट वी मस्ट नो द बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, है ना। लास्ट में क्या हो जाता है, कुछ चैप्टर्स हम पढ़ ले, पूरा चैप्टर्स हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी है कि उसका अगर हम डेफिनेशन मांगे या कोई मीनिंग मांगे तो हमारे दिमाग में क्लियर ही नहीं हो पाता है। इसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजी सबसे पहले मैं लिख कर आई हूँ। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, बट बिफोर दिस यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है? बचपन में ये खेल ज़रूर खेला होगा, स्केल को सिर में रगड़ के कागज़ के टुकड़ों पर ट्रैक करने वाला। वहाँ जो एनर्जी होती है, वहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उसे हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। क्या होता है कि एक चीज़ में नेगेटिव और एक चीज़ में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और नेगेटिव चार्ज फ्लो करने लगता है। इतना ही कंसेप्ट है। एक और एग्जांपल दे देती हूँ। बलून जो होता है वो सिर के पास ले जाने के पर या फिर रगड़ने पर हमारे बाल जो है अट्रैक्ट होने लगते हैं बलून की तरफ। इस समय पे क्या होता है, हमारे बालों पे पॉजिटिव चार्ज होता है और बलून में नेगेटिव चार्ज होता है और हमारे बाल जो है उस बलून की तरफ ऐसे खड़े हो जाते हैं। क्लियर? वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है उसे हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ये स्थिर होती है, ये एक जगह से दूसरी जगह कंटिन्यूस बहती नहीं है। जैसे हमारे यहाँ कैसा हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जैसे जल रही है तो जहाँ से भी वो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वहाँ से ट्रांसफॉर्मर में से आ रही है, तो हमारे बोर्ड से हमारे घरों में आ रही है। क्लियर? एंड तक उसको है कहीं ना कहीं, फिर वो एनर्जी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है। पर जो हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं वहाँ पर कंटिन्यूस फ्लो नहीं दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? बहुत एग्जांपल देती हूँ। लास्ट ईयर आपकी बुक में था एक नदी का एग्जांपल, और मैं भी वही एग्जांपल हर बार देती हूँ समझाने के लिए। एक ऊपर से नदी बहती है, पहाड़ों पे से अगर नदी बहती है, कहीं से तो गिरती होगी, है ना, तो वहाँ से वो नीचे की डायरेक्शन में गिरती है। क्यों गिरती है पता है? क्योंकि वहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारा पानी होता है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, और प्रेशर ज़्यादा पड़ने पर वो कहीं ना कहीं तो उसे फ्लो करना पड़ेगा, आगे तो बढ़ना पड़ेगा, है ना। आपको कोई धक्का मारे तो आपके ऊपर एक प्रेशर आ जाएगा, तो आपको आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा, बढ़ ही जाओगे अपने आप। तो ऐसा ही कुछ वो नदी के साथ होता है ना, वो हाइयर प्रेशर टू लोअर प्रेशर बहती है। क्लियर? ये है पोटेंशियल डिफरेंस का एक एग्जाम्पल। अब ये नदी का क्या से आ गया, अब यहाँ थोड़ा सा चलती हूँ मैं डेफिनेशन। पोटेंशियल डिफरेंस, द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन अ सर्किट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। अब वहाँ नदी में क्या था कि पानी कहीं पर बहुत ज़्यादा था और कहीं पर बहुत कम था। तो जहाँ ज़्यादा पानी है वहाँ से पानी बह रहा था, कहाँ पर? कम पानी के जगह पर। तो इसे हम क्या बोलेंगे, उसका वो डिफरेंस था, प्रेशर का एक डिफरेंस होने की वजह से वो ज़्यादा प्रेशर की तरफ से लो प्रेशर की तरफ वो पानी बह रहा था। अब यहाँ पर क्या होता है, द वोल्टेज डिफरेंस, यहाँ पर डिफरेंस किसका? वहाँ पानी का था, तो यहाँ पर वोल्टेज का डिफरेंस है। वोल्टेज क्या होता है वो भी मैं क्लियर करती हूँ, एक पावर ध्यान में रखो आप, पावर ध्यान में रखो। तो वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स वायर के बीच में। क्लियर? वायर या कोई सर्किट के बीच में कंसिडर करते हैं, दो पॉइंट के बीच में कितना पावर का डिफरेंस है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इन अ सर्किट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। अभी आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे नदी में एक जगह ज़्यादा पानी, दूसरी जगह कम पानी होता है, तो नदी का ज़्यादा पानी से कम पानी की तरफ बहती है। वैसे वोल्टेज में भी, वायर सर्किट में भी या कंडक्टर में भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि एक जगह बहुत ज़्यादा वोल्टेज होता है और एक जगह कम वोल्टेज होता है, और इसके डिफरेंस को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब चलते हैं, वोल्टेज क्या है? इट इज़ द प्रेशर फ्रॉम एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट की तरफ से आने वाला प्रेशर। अब यहाँ वोल्टेज लिखा था, मतलब क्या हुआ? वही हुआ, एक जगह प्रेशर ज़्यादा है, एक जगह प्रेशर कम है ना, दो साइड के वोल्टेज को गिना था हमने। अब यहाँ भी वो क्या बोल रहे हैं कि ये क्या है, एक प्रकार का प्रेशर है फ्रॉम एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, जो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट की तरफ से आता है। पावर सोर्स, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पावर सोर्स दैट पुशेस चार्ज इलेक्ट्रॉन, जिसकी मदद से, जिस प्रेशर की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है एक जगह से दूसरी जगह बहते हैं। वोल्टेज कम या ज़्यादा रहा तो क्या बहने वाला है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ क्या बहने वाला है, चार्ज बहने वाला है।
वहाँ क्या बह रहा था, नदी का पानी बह रहा था। ज़्यादा पानी और कम पानी, तो ज़्यादा पानी जहाँ पर है वहाँ से पानी, कम पानी जहाँ है वहाँ बह रहा था, मतलब कम लोअर प्रेशर की तरफ बह रहा था। और यहाँ क्या हो रहा है, चार्ज बह रहे हैं, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। अब आपको ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस एक वर्ड आया है, क्या है, नया होगा या 9th में पढ़ा है वैसे आप लोगों ने, बट ठीक है, नई कंसेप्ट क्लियर हो गई तो मैं कर देती हूँ, ट्राई करती हूँ। द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बाय नहीं होना चाहिए, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट मतलब करंट तो बह रहा है, कंटिन्यूसली बह रहा है, पर इसको अपोज करने के लिए हम रेजिस्टेंस लगाते हैं। अपोज करने के लिए क्या लगाते हैं, रेजिस्टेंस लगाते हैं। मतलब करंट बह रहा है पर उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए हम बोल सकते हैं, करंट फ्लो को क्या करें, कंट्रोल कर रहे हैं। किसकी मदद से कर रहे हैं, रेजिस्टेंस की मदद से कर रहे हैं। और ये कंट्रोल इलेक्ट्रॉन के जो करंट फ्लो हो रहा है उसको क्या करता है, थोड़ा सा बचाता है, या क्या लिखा है यहाँ पर, अपोज करता है। द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, जिसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। और इस तरीके से डिनोट करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से आपके सर्किट में बना होगा तो वो रेजिस्टेंस होगा। अब आगे करंट, करंट क्या होता है, तो करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज बह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं, इसका मतलब क्या है, करंट है। फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का बहना, सर्किट में अगर चार्ज इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये कंसेप्ट अभी आपको दिमाग में आए होंगे स्टूडेंट। थोड़ा और ध्यान दे के पढ़ना है, सुनना है, उसके बाद चैप्टर पे जाना, क्योंकि फिर चैप्टर पे जाओगे डायरेक्टली अगर आप चैप्टर पे जाते हो तो मुश्किल है ये सब चीज़ें समझना। और स्पेशली पोटेंशियल डिफरेंस पता नहीं क्यों बार बार भूल जाते हैं, तो वो नदी वाला जो कंसेप्ट है वो याद रख लेना और उसी अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस को अपने माइंड के कॉर्नर में सेट कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, 9th स्टैंडर्ड में आपने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा होगा, है ना। इस बुक में इंट्रोडक्शन दिया है, जो शुरुआत में दिया हुआ है वही मैं आपको पढ़ा रही हूँ। इसी के साथ साथ आपने स्टैटिक इलेक्ट्रिक करंट के साथ आपने पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बारे में भी पढ़ा होगा, है ना। बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे 9th स्टैंडर्ड में, अगर आपके टीचर ने करवाए होंगे तो किए होंगे। इसी के साथ साथ चार्ज जो डेवलप हो रहा है ये कैसे डेवलप हो रहा है ये भी पढ़ा था। चार्ज, कोई चीज़ पॉजिटिव निगेटिव कैसी होती है, तो निगेटिवली चार्ज जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो होता है, इसलिए चार्ज डेवलप होता है। ये सब चीज़ें आपने पढ़ी है। चार्ज डेवलप होता है लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव इसके ऊपर बेस होता है, ठीक है। वो सब आप 9th की बुक खोल के पढ़ लेंगे, फिर से एक बार पढ़ लेंगे, ओके। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट भी आपने पढ़ा होगा। अब आपकी बुक में जो दिया है वो ये दिया है इलेक्ट्रिक सर्किट। मैं देख लेती हूँ क्या दिया है, टॉपिक का नाम दिया है एनर्जी ट्रांसफर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। वो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। बड़ा इजी सा है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, बट उसके पहले हम ये सारी चीज़ें जो सिंबल दिए हैं वो पढ़ लेते हैं, ओके। करंट इज डिनोटेड बाय आई। करंट अगर आया तो हम आई से डिनोट करेंगे। क्यू मतलब चार्ज होता है, V मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस होता है, T मीन्स टाइम होता है, P मीन्स इलेक्ट्रिक पावर होता है। P मीन्स इलेक्ट्रिक पावर होता है स्टूडेंट, पोटेंशियल डिफरेंस का V है तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे, नहीं तो आप इसका पोटेंशियल का P देखकर इसे P लिखोगे तो गलत हो जाएगा। H इज द हीट एंड R इज द रेजिस्टेंस, ओके। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, इस तरीके का हमने अरेंज कर लिया है और सब चीज़ें प्रॉपर मेजर करके रखी है। करंट कितना फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, हर चीज़ को हमने मेजर कर लिया है। अब चलते हैं डायग्राम पे क्या कह रही है, फिगर पे। तो Q चार्जेस फ्लोइंग फ्रॉम A टू B। Q चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है। हमने यहाँ पर सेल अटैच किया है, यहाँ पर है ना, सेल से एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो Q चार्ज फ्लो हो रहा है कहाँ से, A से B की तरफ। तो जब कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जाती है उसे हम क्या कहते हैं, साइंस की लैंग्वेज में वर्क डन कहते हैं। तो यहाँ वर्क डन, चार्ज का वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन ऑन चार्ज, या वर्क ही लिखेंगे तो भी चलेगा। वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस VAB, मतलब इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मल्टीप्लाई बाय चार्ज। कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो नंबर और कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो नंबर, उन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि Q चार्ज ने कितना वर्क डन किया है, कितना वर्क किया है। क्लियर। अब
यहाँ पर एक और दिया है कि ये जो वर्क डन हो रहा है, वर्क डन काम करने के लिए क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है। यहाँ पर एनर्जी सोर्स क्या है, यहाँ एनर्जी सोर्स है सेल, ठीक है। बैटरी भी होती है बट हमने यहाँ सेल कनेक्ट किया है, तो सेल जो है यहाँ पर एज अ एनर्जी सोर्स है, वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है और उस एनर्जी की वजह से ये चार्ज जो है फ्लो हो रहे हैं, ए से बी की तरफ फ्लो हो रहे हैं। अब यहाँ पर एक और बोला है कि ए पर ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है और यहाँ पर जो है कम है, ठीक है, क्योंकि ए जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल को अटैच है एंड बी जो है ये नेगेटिव टर्मिनल को अटैच हुआ दिख रहा है। और यहाँ हम पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड नहीं यूज करेंगे, ए की तरफ ज़्यादा पोटेंशियल है और बी की तरफ कम पोटेंशियल है, ऐसा बोल सकते हैं, और फिर इनका पोटेंशियल डिफरेंस निकलता है। ओके स्टूडेंट, इस चीज़ को क्लियर करो, इसके पहले मेरे मुंह से पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड निकला तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब जो है आगे बढ़ते हैं, ये चार्ज फ्लो हो रहे हैं, हमें पता है ए से बी की तरफ चार्ज फ्लो हो रहा है और ये क्या है हमारा रेजिस्टेंस है। ओके, अब मान लो कि गिवन टाइम में अगर ये चार्ज फ्लो हो रहा है, क्यों चार्ज तो बह रहा है पर एक समय दिया है, 1 सेकेंड में बह रहा है, कितना चार्ज बह रहा है, या हम देखेंगे कि 1 मिनट में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है या 1 आवर में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। तो इसके लिए हमने टाइम फिक्स कर दिया है कि हम देखने वाले हैं कि 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो होता है। तो इसी का मतलब क्या निकालेंगे हम, कितना वर्क डन, ये क्यू चार्ज कितना वर्क डन कर रहा है इन द गिवन यूनिट टाइम, इतने समय में 1 सेकेंड में वो कितना वर्क डन करता है वो हमें पता चल जाएगा अगर हम प्रॉपर टाइम काउंट करते हैं तो, ठीक है। इसलिए समय का जो है फिक्स करना हमें बहुत ज़रूरी है। तो हम ये देख पाएंगे कि क्यू चार्ज जो है 1 सेकेंड में कितना फ्लो हो रहा है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने तो देखा कि ये जो चार्ज यहाँ से यहाँ तक बह रहा है, इसका मतलब वो एनर्जी किसको दे रहा है, ये जो चार्ज खुद के फ्लो से एनर्जी किसे दे रहा है, इस रेजिस्टर को दे रहा है। तो इस एनर्जी का क्या होगा, दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। ये रेजिस्टर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, तब जाएगा। तो वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। एक और क्वेश्चन लिखा है कि अगर हीट एनर्जी, इस रेजिस्टर की जगह हम मोटर वहाँ फिक्स कर दें तो क्या होगा, तो जो एनर्जी सेल में है उस एनर्जी का कन्वर्शन काइनेटिक एनर्जी में हो जाएगा, जो कि कॉपर की कॉइल्स मोटर में प्रेजेंट रहेगी, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी के रूप में वहाँ पर हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। अब आगे है जो दिया है, पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, ये सारी चीज़ों के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। और फाइनली हमें जो फॉर्मूला निकालना है वो है H इज इक्वल टू I² इंटू RT। तो लेट्स राइट स्टूडेंट्स, रजिस्टर में जितनी एनर्जी जा रही है उतना ही हीट एनर्जी में कन्वर्शन हो रहा है ना, उतना ही वो गर्म हो रहा है, हीट एनर्जी वहाँ प्रोड्यूस हो रही है। मतलब जितनी एनर्जी हम देंगे उतना ही हीट वहाँ पे प्रोड्यूस होने वाला है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ साथ एक दिया है हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें, तो एक फॉर्मूला हमें फाइंड आउट करना है जिसे हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो लिखा जाता है H इज इक्वल टू I² इंटू R इंटू T। ओके, तो ये फॉर्मूला है, ये हमें प्रूव करना है। इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पावर क्या है। ओके, इलेक्ट्रिक पावर क्या है, फिर एनर्जी क्या है, वही एनर्जी फिर हीट एनर्जी होती है, ये सारी बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं इलेक्ट्रिक पावर पे। तो जितना भी चार्ज फ्लो हो रहा है उतने यूनिट टाइम में, पहले हमने देखा था कि चार्ज फ्लो हो रहा था, वर्क डन हो रहा था, और हमने देखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज लिया था वर्क डन के लिए। पर जब यूनिट टाइम के लिए लिया था तो यूनिट टाइम में अगर वो फ्लो हो रहा है तो उसे हम कहते हैं उस डिवाइस का इलेक्ट्रिक पावर। ओके, तो इलेक्ट्रिक पावर मतलब P, इलेक्ट्रिक पावर, इसे हम डिनोट करते हैं एनर्जी। एनर्जी मतलब आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, ये हमने पढ़ा था, वर्क डन को ही हमने एनर्जी बोला था। ओके, नहीं भी बोला होगा तो अभी बता देती हूँ कि वर्क डन ही यहाँ एनर्जी है, जितना वर्क डन हो रहा है मतलब उतनी एनर्जी हमने दी अपॉन टाइम। ओके, इलेक्ट्रिक पावर क्या है वो भी मैंने आपको समझा दिया, उस डिवाइस का पावर, जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है या सर्किट है उसका हम पावर बोलेंगे। तो एनर्जी अपॉन टाइम, अब एनर्जी अपॉन टाइम तो एनर्जी की जगह पे आएगा V AB
इंटू क्यू अपॉन टाइम। ओके स्टूडेंट, ये क्लियर हो गया। एनर्जी की जगह पे वी ए बी इंटू क्यू, क्योंकि एनर्जी मतलब हमने वर्क डन लिया है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्यू अपॉन टी जो है वो वी ए बी इंटू आई बन जाएगा। ये क्यू बना तो यहाँ पर आई का मतलब क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टाइम। ओके, आई इज द करंट, कितना करंट बह रहा है। अगर हमको ये पता करना है कितना करंट फ्लो हो रहा है तो हम क्यू अपॉन टाइम से निकाल सकते हैं। जितना चार्ज फ्लो हो रहा है जितने समय में वो होता है उसका करंट। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पावर। क्लियर। अब देखते हैं आगे। आगे क्या दिया है आपकी बुक में, द सोर्स ऑफ एनर्जी द सेल गिव्स इन टाइम टी, द एनर्जी इज इक्वल टू पी इंटू टी टू द रजिस्टर। कितनी एनर्जी जा रही है रजिस्टर में, तो कितनी एनर्जी जा रही है, एनर्जी के लिए ये जो फॉर्मूला है इसी को हम टर्न कर लेते हैं। इस एनर्जी को वहीं रख देती हूँ और ये जो टी है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसे हम पी से डिनोट करते हैं स्टूडेंट, ये पी मल्टीप्लाई बाय टी। ओके, तो कितनी एनर्जी हम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं पी इंटू टी एनर्जी दे रहे हैं। क्लियर। ओके, तो एनर्जी जितनी दे रही है उतनी हीट प्रोड्यूस होगी। मतलब H इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, P इंटू टी आएगा। इतना क्लियर हो गया है इजी। जितनी एनर्जी देंगे उतनी ही हीट प्रोड्यूस होगी। तो एनर्जी के लिए हमने लिया P इंटू टी, तो ये भी तो हीट एनर्जी ही है ना। पहले दूसरी एनर्जी थी, अभी हीट एनर्जी में कन्वर्शन हो गया है। तो हीट एनर्जी भी कितनी होगी, P इंटू टी ही होगी। अब P की वैल्यू हमें पता है क्या है, पावर क्या दिया हमने ये। ओके, सो वी ए बी इंटू आई इंटू टी, ये हो जाएगा हमारा हीट के लिए एक फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर यही के यही हम 3-4 फॉर्मूले मिल जाएंगे हमें। ये पहला फॉर्मूला हो गया, लेकिन ये फॉर्मूला अभी हमारा फाइनल नहीं, क्योंकि हमको क्या प्रूव करना है, हमें बताना है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बताना है। उसके लिए हमें ये आना जरूरी है, हमें ये बताना है कि ये कैसे आता है। ओके, बाय ओहम्स लॉ। पता नहीं आपने 9th स्टैंडर्ड में प्रॉपरली पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो बाय ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहता है, वी ए बी इज इक्वल टू आई इंटू आर। वी ए बी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। ये कहाँ से आया, ये सवाल आप मुझे नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने डायरेक्टली लिख के बताया कि ये ओहम्स लॉ से आया है, जो कि 9th स्टैंडर्ड में दिया है कि ये वहाँ कैसे आता है। ओके, आपको वहाँ से पढ़ना पड़ेगा। अब बाय ओहम्स लॉ हमने पढ़ लिया, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, प्रॉपर दिख नहीं रहा है, डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू आई इंटू आर। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस वी ए बी की वैल्यू यहाँ डालेंगे। तो ये क्या बनेगा देखो, H इज इक्वल टू, इस वी ए बी की जगह क्या आएगा, आई इंटू आर, और ये आई और ये टी एज इट इज। ओके, ये क्या बनेगा, आई स्क्वायर इंटू आर टी। ये प्रूव हो गया। एक तरीके से ये ऐसा प्रूव हो गया, और एक और तरीके से हम दूसरा फॉर्मूला बना सकते हैं इसका। कैसा बनेगा, तो थोड़ा सा इस ओहम्स लॉ को मैं शिफ्ट कर देती हूँ। मैं करती हूँ आई की जगह पे, आई को यहीं रखूंगी, आप नहीं देख पा रहे, मैं यहाँ लिखती हूँ। ओके स्टूडेंट, वी ए बी इज इक्वल टू आई इंटू आर। ओहम्स लॉ ये जो है, ये तो सॉरी जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है वो तो हमारा यहाँ पर प्रूव हो गया है। पर एक और फॉर्मूला डिराइव करना जो बीच में दिया है आपकी बुक में, वो कैसे आया मैं बता देती हूँ। वी ए बी इज इक्वल टू आई इंटू आर दिया है बाय ओहम्स लॉ। अब जो है इस आई को मैं यहीं रखूंगी, ये जो आर प्रोडक्ट फॉर्म में है इसको इज इक्वल टू किधर लेके जाती हूँ, तो ये बनेगा अपॉन आर। ओके स्टूडेंट, आई इज इक्वल टू वी ए बी अपॉन आर। ओके, अब मुझे क्या करना है, इस आई की वैल्यू को पुट करना है कहाँ, इस फॉर्मूला में। एच इज इक्वल टू वी ए बी इंटू आई इंटू टी। ओके, आई की जगह मैं रखूंगी वी ए बी अपॉन आर, वी ए बी इंटू आई की जगह वी ए बी अपॉन आर इंटू टी। ओके, तो ये क्या बनेगा, वी ए बी इंटू वी ए बी स्क्वायर इंटू ये टी जो है मैं यहाँ ले लेती हूँ, टी अपॉन आर बच गया है ना, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब
1 है, तो R1 सा R और T यहाँ पर हमने ये इसे यहाँ ले लिया, मतलब ये 1/R बच गया, तो 1T सा T। ओके, तो ये एक नया फॉर्मूला हमारे पास हो गया। आपको क्या करना है स्टूडेंट, शायद दिख नहीं रहा है आपको, एक बार मैं क्लियर करवा देती हूँ। स्टूडेंट आपको क्या करना है, ये पूरा डिराइव कर लेना है यहाँ तक। क्या कौन से क्वेश्चन में प्रूव करना है, ये सब लॉज ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ओके, ये प्रूव कर देना है, और ये जो है ये एक्स्ट्रा है, तो आप इस फॉर्मूला को भी डिराइव करेंगे, बीच में भी कर सकते हैं या लास्ट में भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका पेज नंबर 48 का एनर्जी ट्रांसफर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, तो इसे एक शॉर्ट में बता देती हूँ। इलेक्ट्रिकल पावर को हम वाट से गिनते हैं, बाकी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैंने नहीं दिए मैंने। आगे बढ़ते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके लिए आपको नए वीडियो तक वेट करना होगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देंगे, थैंक यू।